बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खास खबरों का सिलसिला। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। बिहार में जमकर हुआ मतदान, नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज और पत्थर। मध्य प्रदेश के मिनी चुनाव में 65% से ज्यादा मतदान। मंदिर में नमाज पढ़ने से बवाल, कट्टरता को दी जा रही है हवा। पेरिस के बाद वियना में आतंकी हमला, 5 की मौत, 15 घायल। आशंकाओं के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये कि गोदी मीडिया की कारगुजारियां देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, करते हैं उसका विश्लेषण। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में आज 94 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 52.38% वोटिंग हो गई थी। मतदान के दौरान बेतिया के नौतन विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। कुतराहा में बने एक बूथ पर मतदान की पर्ची को लेकर पुलिस कर्मियों और मतदाताओं के बीच कहासुनी हुई। मतदाताओं का कहना है कि पुलिस वालों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और वोटिंग मशीन को भी तोड़ डाला। नतीजतन 2 घंटों तक मतदान रुका रहा। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मतदान फिर शुरू हो सका। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में विपक्ष पर बरसते नजर आए। हालांकि वो हमला उन मुद्दों को लेकर कर रहे थे जो बिहार चुनाव में मुख्य मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने सहरसा में कहा कि जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे और जय श्री राम के नारे न लगाएं। उधर बिहार के मधुबनी में तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्याज और पत्थर फेंके। ये घटना मधुबनी जिले के हलखाकी की है, जहां नीतीश को चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। तो आज दूसरे दौर के चुनाव में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था बिहार का मतदान, मतदाताओं ने कोरोना के बावजूद बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। लगभग उतना ही मतदान हुआ है जितना पिछली बार हुआ था, पिछले पहले राउंड के चुनाव में। तो ये एक अच्छा संकेत है। ये इस बात का संकेत है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन का या जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो मतदान का प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि पिछली बार भी लगभग इतना ही मतदान हुआ था, लेकिन ध्यान रहे पिछली बार कोरोना नहीं था, इस बार कोरोना है और कोरोना के बावजूद इतना भारी मतदान हो रहा है। नीतीश कुमार की अलोकप्रियता अब बार बार दिख रही है। कई जगह उन्हें काले झंडे दिखाए गए, कई जगह उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और आज फिर एक शख्स ने उनके ऊपर प्याज और पत्थर भी फेंक दिए। जाहिर है कि नीतीश इससे बिलबिलाए हुए थे, तिलमिलाए हुए थे और उन्होंने कहा फेंकने दो। तो नीतीश कुमार का ये हाल है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें चुनाव के समय फिर वही राम राम, भारत माता, वंदे मातरम, ये तमाम चीज़ें, पाकिस्तान भारत याद आते हैं, धारा 370 याद आती है। बिहार चुनाव के जो प्रादेशिक चुनाव हैं उनके मुद्दों पर वो केवल एक चीज़ बोलते हैं, जंगल राज, और लालू यादव का हवा खड़ा करते हैं। आज भी उन्होंने यही किया। इसका कोई असर मतदाताओं पर पड़ेगा या पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में ही दिखेगा, लेकिन इनका कोई संबंध मतदाताओं की जो समस्याएं हैं उनसे कतई नहीं है। उनमें एक भावनात्मक उबाल पैदा करने की एक कोशिश भर है। अगली खबर लेते हैं। आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में 54 सीटों पर भी उपचुनाव हुए। इनमें सबसे अधिक चर्चा का विषय मध्य प्रदेश ही रहा है, जहां 28 सीटों पर करीब 66% वोटिंग हुई है। इनमें से 25 सीटें कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी। इसीलिए इस उपचुनाव में सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगर वो इन नेताओं को नहीं जिता पाते हैं तो इसका प्रभाव उनके कदकाठी पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मुरैना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसको भी योगी की नाक का सवाल माना जा रहा है। इन सीटों पर 2017 में 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन वर्तमान में योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, जिसके कारण इन सीटों पर खास तौर पर नजर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में 8, छत्तीसगढ़ में 1, हरियाणा में 1, झारखंड में 2, कर्नाटक में 2, नागालैंड में 2, उड़ीसा में 2 और तेलंगाना में 1 सीट पर उपचुनाव हुए हैं। तो इन उपचुनाव में खास तौर पर जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 28 सीटें, एक मिनी उपचुनाव जैसा है, वो मिनी विधानसभा चुनाव जैसा है। और इसके नतीजे अगर कुछ चौंकाने वाले होते हैं, मान लीजिए 28 में से 27, 28 या 26 सीटें कांग्रेस जीत लेती है, तो सत्ता के लिए शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि ऐसी संभावना कम ही देखी जा रही, लेकिन अगर कांग्रेस इसमें अच्छा प्रदर्शन करती है तो सिंधिया की मट्टी पलीत हो सकती है। बीजेपी के लिए भी ये एक चुनौती हो सकती है, एक ऐसा संदेश दे सकती है जिसमें यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस को तोड़कर सरकार गिराने वाले दरअसल गद्दार थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसी खांचे में देखा जाएगा, क्योंकि इस पूरे चुनाव में गद्दार 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 ये शब्द बहुत गूंजता रहा है। और गद्दार मतलब जो पार्टी तोड़ कर गए हैं, जिन्होंने पार्टी तोड़ी है। तो ये जो मतदान है, ये जो मतदाता तय करेंगे कि ये वाकई में गद्दार थे या नहीं थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि 3.5-4 सालों में बड़ी बुरी स्थितियां बनी हैं। मतदाताओं में इसका क्या असर पड़ा है, मतदाता इसको किस तरह से देख रहे हैं, इन 7 सीटों पर जहां चुनाव हुए हैं, आज मतदान हुआ है, उनके जरिए उनके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ एक संदेश संकेत मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी थी, और जाहिर है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके हक में पूरी मशीनरी काम कर रही होती, तो उसको फायदा भी मिलता है। तो ये स्थिति है। हरियाणा, गुजरात में 8 सीटें हैं, वो भी ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि वहाँ भी सत्तारूढ़ दल को लेकर, बीजेपी की सरकार को लेकर थोड़ा सा असंतोष बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी वो बाल बाल बची थी। इन सीटों पर भी उसकी परीक्षा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। उपचुनावों को भी आप नज़रअंदाज न करें। अगली खबर का रुख करते हैं। गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी फैजल खान के मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद शांत नहीं हो रहा है। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें परवान चढ़ती जा रही हैं। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ नफरत फैलाने समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिए गए हैं। मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे फैजल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल ये सब विवाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों के वायरल होने के बाद हुआ। वायरल हुई तस्वीर में फैजल खान और मोहम्मद चांद नमाज पढ़ते दिख रहे हैं। उनके साथ 2 हिंदू, नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न भी मंदिर परिसर में थे। इन सभी के खिलाफ नफरत फैलाने समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। इस घटना के बाद मंदिर में नमाज का शोर शुरू कर दिया गया है। हालांकि कई सवाल भी उठ गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है, मेरे मंदिर में तेरे खुदा को कैसे याद किया जा सकता है। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या तुम अपने मस्जिद में मेरे ईश्वर को याद करने दोगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फैजल मंदिर के पुजारी से धार्मिक बातें कर रहे हैं और नमाज पढ़ने को लेकर भी बात कर रहे हैं। इस दौरान पुजारी उनसे खाने के लिए भी पूछता है। हालांकि इस सब के बाद भी फैजल ने उन सभी लोगों से माफ़ी मांगी है जिनकी भावनाएं मंदिर परिसर में उनके नमाज पढ़ने से आहत हुई हैं। उन्होंने अपनी साफ नीयत की दुहाई देते हुए बताया कि वे और उनके साथ के बाकी 3 लोगों ने मंदिर परिसर में कोसी परिक्रमा भी की, पूजा भी की, प्रसाद भी ग्रहण किए। ये सभी धार्मिक सद्भाव यात्रा पर थे। फैजल की पहचान एक उदारवादी मुस्लिम की है जो गांधीवाद में भरोसा रखता है। वो सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पर खुदाई खिदमतगार संगठन से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। मंदिर में नमाज पढ़ने का मकसद भी सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना था, लेकिन पूरा माहौल चूंकि ऐसा हो गया है जिसमें इस तरह की
सक्रियता को, इस तरह की गतिविधियों को हमेशा नकारात्मक नज़रिए से देखा जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। फैजल खान गांधीवादी हैं, वो सभी धर्मों में सद्भाव कायम करने के लिए इस तरह के प्रयास करते रहे हैं। अभी वो सद्भाव यात्रा पर निकले हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। अब कोई मुसलमान अगर किसी मंदिर में नमाज पढ़ता है तो ये तो उसके धर्म के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि बुत परस्ती इस्लाम में जायज़ नहीं मानी जाती है। लेकिन चूंकि वो सद्भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये चारों लोग जिसमें 2 हिंदू भी शामिल थे, और वहाँ सहमति से, पुजारी की सहमति से उन्होंने नमाज अदा की। वहाँ पर उनके खाने के बारे में भी पुजारी पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से ये काम किया हो और उसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनकी भावनाएं, जिनकी सोच नकारात्मक है, जिनके अंदर जहर भरा हुआ है, वो इसको नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक संगठन हैं, वो इस तरह की घटनाओं से जो हिंदू मुस्लिम तनाव है उसको बढ़ाने की कोशिश भी करते रहे। बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि हमारे समाज को फैजल खान, चांद मोहम्मद और इस तरह के जो 2 नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न हैं, इस तरह के लोगों की सख्त ज़रूरत है जो तमाम धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करें, न कि तोड़ने का काम करें। तो इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, लेकिन माहौल बना दिया गया, केस दर्ज कर दिया गया और फैजल खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां मेल जोल करने वालों को, आपस में करीब लाने की कोशिश करने वालों को जेल जाना पड़ रहा है। ये नया इंडिया है, ये आज का भारत है। ये हम इस शर्मनाक स्थितियों में रह रहे हैं, हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो कहना चाहिए कि बहुत ही विकट है, बहुत दुखद है और अपने आप में बहुत विद्रूप है, जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि काश इस समय में हम न रह रहे होते। अगली खबर लेते हैं। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अलग अलग 6 जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों में 5 लोग मारे गए हैं। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने राजधानी वियना में मारे गए बंदूकधारी हमलावर को इस्लामिक स्टेट का समर्थक बताया है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन क्रूज ने कहा है कि इस्लामिक आतंकवाद उनके समाज को तोड़ना चाहता है। ऑस्ट्रिया के आंतरिक मंत्री कार्ल नेमार ने लोगों से अपील की है कि वे सेंट्रल वियना न जाएं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील भी की है। बता दें कि गोलीबारी उस जगह हुई जहां बार और रेस्तरां हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इन जगहों पर अधिक संख्या में लोग नहीं थे, वरना मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा हो सकती थी। दुनिया के कई देशों ने इसकी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवादी हमले को कायराना हमला बताते हुए इस पर गहरा दुख जताया है। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी दुख जताते हुए कहा कि वो ऑस्ट्रिया के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद और कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने माली में अलकायदा से जुड़े आतंकियों के ठिकाने पर फ्रांस ने हवाई हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की इस कार्रवाई में अलकायदा के करीब 50 आतंकी मारे गए हैं। तो एक तरफ फैजल खान जैसे मुसलमान हैं जो विभिन्न धर्मों के लोगों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट के से जुड़े वो कठमुल्ले कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो आतंक और हिंसा का सहारा लेकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं या प्रतिशोध लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने उत्तेजित हैं पैगंबर मोहम्मद के कार्टून वाली घटना से कि उसके बाद जो वारदातें हुई हैं वही काफ़ी उन्हें नहीं लग रही हैं कि उनके बाद उस शिक्षक की भी हत्या कर दी इस्लामी चरमपंथी ने, उसके बाद 3 और लोगों को मार डाला चर्च में। तो इसके बावजूद उनकी जो हिंसा की भूख है वो शांत नहीं हो रही है और वो निरपराध लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, जैसा कि उन्होंने वियना में किया। ये बहुत ही दुखद है कि
समझदारी वाली आवाज़ें बहुत कम सुनाई पड़ रही हैं और जो कट्टरपंथी आवाज़ हैं, तुर्की जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, ईरान जैसे मुल्क हैं, जो इस कट्टरपंथ को हवा दे रहे हैं, जो इस कट्टरवाद और आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं अपने समर्थन के बूते। तो ये एक बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति और ख़तरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि फ्रांस में घटनाएं हो गई, वियना में हो गई, और निश्चित रूप से पूरा यूरोप में जो दूसरे समुदाय हैं, गैर इस्लामी समुदाय हैं, उनके बीच भी, उनके अंदर भी बड़ी खदबदाहट होगी इन तमाम घटनाओं को लेकर। और कहीं अगर हिंसा की प्रतिक्रिया में फिर हिंसा ने उनकी तरफ से जगह ले ली तो ये एक नया दौर मार काट का वहाँ शुरू हो सकता है, जो बहुत ही दुखदाई होगा और ये पूरे दुनिया भर में फैल सकता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। ये इस आतंकवादी घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये पूरी दुनिया के लिए ये समय है, इस्लामी दुनिया के लिए भी समय है, क्योंकि इस तरह की घटना इस्लाम को भी बदनाम कर रही हैं और इस्लाम को मानने वाले लोगों को भी बदनाम कर रही हैं। उनकी पूरी छवि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व के स्तर पर एक नकारात्मक बनती जा रही है, जिसमें वो कट्टर हैं, जिसमें वो हिंसक हैं और आतंकवाद का सहारा लेने वाले हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम संकट में और जिस पर पूरे इस्लामी देश उबल पड़े हैं, उन्हें फिर से सोचना चाहिए कि वो किस तरह की चीज़ों को हवा दे रहे हैं, किस तरह के विचारों को अपना समर्थन दे रहे हैं और उससे क्या स्थितियां निर्मित हो रही हैं। उनकी अपनी घरेलू राजनीति के दबाव हो सकते हैं, उनकी सत्ता की भूख हो सकती है, उसमें इस्लामी दुनिया की लीडरशिप हासिल करने की होड़ हो सकती है, लेकिन ये पूरे इस्लाम को और इस्लाम को मानने वाले लोगों को बदनाम करने वाली गतिविधियों को इससे बल मिल रहा है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है। अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी आज मतदान शुरू हो गया है, लेकिन इसका परिणाम आने में थोड़ा समय लग सकता है। कितना, ये अभी साफ नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस बार एक ही दिन में चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि लगभग 1 महीने से वोट डाले जा रहे हैं और उनकी गिनती में वक्त लग सकता है। फिर भी कल दोपहर तक एक मोटी तस्वीर सामने आ सकती है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे। कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार सकते हैं। जो जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्टें भी आई हैं उसमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन अब वो फासला उतना ज़्यादा नहीं रह गया है जिससे ये कहा जा सके कि बाइडेन की जीत सुनिश्चित है और ट्रंप हार ही जाएंगे। इस बार जो बाइडेन का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 1992 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कोई राष्ट्रपति दोबारा नहीं चुना गया। अमेरिका के 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनावों को देश के हाल के इतिहास में सबसे विभाजनकारी चुनावों में से बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के समर्थकों ने ऐलान किया है कि वे मंगलवार की रात को मतगणना शुरू होने के बाद से वाशिंगटन के मध्य जुटेंगे। इनमें ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव से पहले अमेरिका में लोगों ने बड़ी तादाद में हथियार भी खरीदे हैं, जिनसे चिंता और बढ़ गई है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि सत्ता का हस्तांतरण वे आसानी से नहीं करेंगे। तो अमेरिका एक चौराहे पर खड़ा है और इस चुनाव के नतीजे अगर बहुत स्पष्ट न हुए तो कहना चाहिए कि एक बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। वो गृह युद्ध में भी फंस सकता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे गए हैं। ट्रंप ने अपने समर्थकों को तैयार रहने के लिए कहा है, जिसका मतलब है कि हथियार के साथ तैयार रहना है और लड़ाई झगड़े के लिए कमर कस लेनी है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है एक विभाजनकारी फोर्स के रूप में वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कई तरह के विभाजन समाज में कर दिए हैं और उसकी वजह से हिंसा की आशंकाएं बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ वो सत्ता न छोड़ने की जिद भी ठाने हुए हैं। वो ऐसा लगता है कि चुनाव नतीजे जो आएंगे उनको भी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हम पोस्टल बैलेट और जो मतदान पहले से हो रहा है उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की अनिश्चितता वहाँ बनी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार ने उसे और भी बढ़ा दी है। कोरोना काल की वजह से भी अमेरिका समस्याग्रस्त है। चीन के साथ जो उसकी
राइवलरी चल रही है उसने उसे एक अलग संकट में डाल रखा, अर्थव्यवस्था भी संकट में है। तो अमेरिका कई तरह के संकट में है और अगर इस राष्ट्रपति चुनाव से उसे एक ठीक ठाक दिशा तुरंत न मिली तो वो और गहरे संकट में फंस सकता है। तो इस राष्ट्रपति चुनाव पर सबकी निगाहें हैं, खासतौर से इसलिए भी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चले जाते हैं तो शायद दुनिया का जो माहौल है वो थोड़ा सा बेहतर हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर मोर्चे पर नफरत बांट रहे हैं, हिंसा की बात करते हैं, तोड़ की बात करते हैं, जुड़ने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने अपने यूरोपीय सहयोगियों तक को नाराज कर लिया है और व्यापार का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो वो लड़ने पर आमादा हैं, घरेलू स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो ये अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो मित्रों, ये था आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।